स्वागत है आप सबका समय की अपेक्षिकता या समय के विस्तार के इस चर्चा में। जैसे कि न्यूटन यांत्रिकी के अनुसार से आप सब अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि संसार में समय एक नियत दर से गुजर रहा है। समय क्या है? प्रेक्षक की गति या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। जबकि विशिष्ट अपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार से आप पहले ही बोल चुके हैं कि t और t डैश एक दूसरे के बराबर नहीं होते। मतलब समय पे प्रेक्षक की गति या स्थिति का प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं आपका एक दोस्त है, वो हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है और आप उसका इंतजार करने कहीं बैठे हैं। तो आपके दोस्त को जो यात्रा में समय लगा मान लेते हैं t, और आपने जो समय निकाला t डैश, दोनों अलग अलग होंगे। किसके हिसाब से? विशिष्ट अपेक्षिकता सिद्धांत के हिसाब से। और एक ही होंगे किसके हिसाब से? न्यूटन यांत्रिकी के हिसाब से। समझ में आ गया? हमको इसी t और t डैश में संबंध निकालना है। समझ में आया? अब आप लोग ये सोचिए, इसको आप अनुभव बस कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रकाश की गति वाला उदाहरण आपके पास नहीं दे सकता। तो जैसे आप ये कहिए कि एग्जाम में आप बैठ गए, 3 घंटे का एग्जाम है, आपका परीक्षा चल रही है, पेपर बड़ा इजी आया है, लेंदी है, लिखना ज़्यादा है, लेकिन आपसे सारे आंसर बनते हैं। तो 3 घंटे का समय आपको क्या लगता है? काफ़ी कम। और अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं कि पेपर आया आपके पास 3 घंटे का समय, पेपर काफ़ी हार्ड है। हार्ड पेपर आया है मतलब क्या? हार्ड पेपर आ गया है तो आप ये कहेंगे भाई कि अब ये 3 घंटे का समय आपके लिए काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वास्तव में मैं केवल आपको ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि समय के लिए हमारा अनुभव अलग अलग हो सकता है ना? ठीक है, तो अब क्या करें हम लोग? चलिए, आपके समय विस्तार के इस टॉपिक पे हम लोग 2 निर्देश तंत्र ले लेते हैं। एक निर्देश तंत्र है आपका S और दूसरा निर्देश तंत्र ले लीजिए आप S डैश। और इस तरीके से लीजिएगा कि S डैश S के सापेक्ष v वेग से धनात्मक x दिशा में इस प्रकार गति कर रहा है कि y डैश और z डैश एक दूसरे के समांतर हैं और धनात्मक x दिशा में x अक्ष के संपाती होकर के गति कर रहा है। समझ में आ गया? इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि आपका दोस्त, ये S डैश को मैं हवाई जहाज ले लेता हूं और ये जो A बिंदु दिख रहा है, अभी B पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए आप, A बिंदु दिख रहा है, वहां पे आपका दोस्त बैठा है। तो वो कितना समय नोट किया? t1 डैश। कोई भी घटना घटित होने का या अपने घड़ी में समय निकाल दिया, और उसी समय को आप कितने में नोट कर रहे हैं? t1 पे। समझ में आ गई बात? तो एक घटना जो S डैश में घटित हो रही है, S डैश में घटित हुई, किस बिंदु पे घटित हुई? A बिंदु पर घटित हो रही है। उसका समय आपके सापेक्ष कितना है? t1। और S डैश के सापेक्ष कितना है? t1 डैश। दिखा? अब चूंकि v वेग से आगे बढ़ रहा है, तो कुछ समय बाद आप ये कहेंगे कि आपका ये जो फ्रेम S डैश है, ये कुछ आगे नहीं बढ़ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा। अब ये यहाँ आ गया तो A बिंदु भी आगे बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगा? B बिंदु में पहुंच जाएगा। वास्तव में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये दूरी अगर x डैश है तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप कुछ समय पश्चात बोलेंगे तो मैं ये बोलूंगा आपका ये फ्रेम आगे बढ़ के यहाँ आ जाए रहेगा, तो ये दूरी अभी भी x डैश ही रहेगी। घटना इसी बिंदु पे हो रही है। समझ में आ रहा है? आप ये कहिएगा कि x डैश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो एक निश्चित समय के बाद आप आगे बढ़ गए। तो इस B बिंदु के लिए आपने समय कितना लिखा? S के सापेक्ष t2 और S डैश के सापेक्ष t2 डैश। समझ में आ गया? तो इन दोनों घटनाओं के बीच का समयांतर कितना होगा? अगर आप समयांतर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? t2 माइनस t1 निकलेगा और t2 डैश माइनस t1 डैश निकलेगा। इन्हीं समयांतर के बीच आपको संबंध निकालना है। नोटबुक में इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करना, बना लेना, उसके बाद हम लोग इसके कैलकुलेशन पे बात करेंगे। ये अब आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि डेल टी डैश बराबर t2 डैश माइनस t1 डैश आ गया। ठीक है, और लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से t का मान आपको पता है। t बराबर कितना होता है? 1/√(1/(r)
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टी डेस प्लस एक्स डेस वी बाई सी स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? चलिए अब हम लोग इससे किसका मान निकालेंगे? टी का मान निकल गया है, तो हम लोग निकालेंगे इसमें T1 का मान कितना होगा। तो भाई आप क्या बोलेंगे, यहाँ T1 आ जाएगा, है ना, यहाँ T1 डेस आ जाएगा, और एक्स डेस तो आप पहले ही बोल के रखे हैं कि इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि समय अगर बदलेगा तो तुम्हारा फ्रेम एस डेस थोड़ा सा आगे बढ़ जाए रहेगा। तो ए बिंदु भी इतनी ही दूरी पर है एस डेस फ्रेम के एक्स अक्ष से, और बी बिंदु पर भी, तो ये v बाई सी स्क्वायर। अब अगर मैं इसी में बोलूं आपको कि T2 निकालो, तो T2 के लिए क्या बोलेंगे भाई, ये T2 डेस आ जाएगा। समझ में आ गया? इन दोनों को हम लोग आपके इस समीकरण में रख देते हैं। चलिए रखते हैं, तो ये आ गया, ये डेल टी का मान ये आ गया। डेल टी बराबर कितना आया, T2 माइनस T1। T2 का मान रखेंगे तो T2 का मान कितना मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए, बिल्कुल अपने फॉर्मूले के हिसाब से 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर T2 डेस एक्स डेस वी बाई सी स्क्वायर आ गया। अब T1 का मान रखिए, तो 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर T1 डेस एक्स डेस वी बाई सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो ध्यान दीजिए भैया, ये कॉमन है ना, और ये देखिए T2 डेस और T1 डेस माइनस हो जाएगा, एक्स डेस वी बाई सी स्क्वायर प्लस में, और यहाँ माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। देखिए क्या बनेगा, ये समीकरण आपका ये बन गया, ये दिखा, दिख रहा है? कॉमन निकाल लिए, किसको निकाले, 1 बाई वी स्क्वायर सी स्क्वायर, दिखा, T2 डेस माइनस T1 डेस प्लस एक्स डेस माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर। तो ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो T2 डेस माइनस T1 डेस, समीकरण एक देखिए आप, T2 डेस माइनस T1 डेस, दो घटनाएं हैं, फ्रेम एस डेस में जो मेजर कर रहे हैं आप, एस डेस में जो नाप रहे हैं उसके लिए, तो डेल टी डेस बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक इसका मान निकल के आ गया आपके पास डेल टी का, ये डेल टी आपने निकाल लिया। ठीक, समझ में आया? डेल टी डेस का मान कितना निकला, डेल टी वर्गमूल 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां तक कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? डेल टी डेस क्या हुआ, स्थिर प्रेक्षक नाप रहा है, और डेल टी कौन नाप रहा है, गतिशील प्रेक्षक, क्योंकि एस डेस एस के सापेक्ष गतिशील है। तो क्या समझ में आया? अगर इस डेल टी में हम लोग ये कहें कि यहाँ ये जो डेल टी है और ये डेल टी, इन दोनों में क्या संबंध आ रहा है, तो आप बोलेंगे भाई इसमें लेस देन 1 नंबर का अगर गुणा करेंगे तब जाके ये निकलता है। मतलब स्थिर प्रेक्षक जो निकाल रहा है उसको, वही पुराना उदाहरण आपका, 2 बराबर 4 कब होगा, जब 4 में 0.5 का गुणा करें, 1 से कम संख्या का गुणा करें, तो उसके हिसाब से आप क्या लिखेंगे, भाई ये डेल टी है और डेल टी डेस है, ये दो समय निकल रहे हैं, है ना भाई, डेल टी और डेल टी डेस। तो समय का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। कैसे विस्तार हो रहा है, गतिमान घड़ी स्थिर प्रेक्षक को मंद चलती प्रतीत होती है ना, गतिमान घड़ी स्थिर प्रेक्षक को मंद चलती हुई प्रतीत होती है। समझ में आया? तो समय का क्या हो रहा है, समय का विस्तार हो रहा है ना भाई, डेल टी और डेल टी डेस में अगर तुलना करें तो। यहां तक समझ में आ गया आपको कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? यहां तक क्लियर है? अब हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर V और C दोनों एक दूसरे के तुलनीय ना रहें, मतलब आप न्यूटन के नियम के बारे में देखना चाहें तो V का मान अगर C के मान से बहुत कम है तो ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, नगण्य। तो डेल टी डेस बाई 1, यानी कि आप बोलेंगे डेल टी बराबर डेल टी डेस। तो आप ये मान लीजिए कि न्यूटन का जो न्यूटन यांत्रिकी है वो भी गलत नहीं है, और विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत वो भी गलत नहीं है,
कम वेग रहेगा, प्रकाश के वेग से अगर कम वेग वाली स्थिति है तो हम लोग न्यूटन यांत्रिकी ले लेंगे, और प्रकाश के वेग के अगर तुलनीय वाली स्थिति आ रही होगी तो उस कंडीशन में आप सीधा सीधा सा बोलिएगा कि हम लोग विशिष्ट आपेक्षिकता के सिद्धांत को ले लेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक कि इसमें फिर कुछ डाउट अभी भी बना हुआ है? डाउट नहीं है ना? इसका मतलब ये हुआ कि समय का विस्तार होता है और हमारे पास ये संबंध निकल के आ गया कि डेल टी डेस बराबर डेल टी वर्गमूल 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने दो चीजें पढ़ ली है ना, लंबाई में संकुचन और दूसरा समय विस्तार। ठीक, और दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है और आपको समझ में आना भी अच्छे से चाहिए। तो चूंकि लंबाई में संकुचन से ही संबंधित है ये, इसलिए ये लेक्चर जल्दी खत्म हो गया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में भी आ गया, और शायद उसकी अपेक्षा में ज्यादा तेजी से आपको ये चीज बता दिया है नहीं? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।